नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। वेलकम टू अंजना शर्मा कपूरियाज इंग्लिश। आप इसे आस्क इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल का लेसन 8 सिल्क रोड। इसे लिखा है निक मिडिल्टन ने, जो कि 1960 में ब्रिटेन में पैदा हुए थे और ये एक फिजिकल जियोग्राफर है, यानी ये बहुत सारी जगहों पर घूमते हैं और वहाँ की जानकारी इकट्ठी करते हैं। ये है सिल्क रोड। वास्तव में यूरोप और एशिया को जोड़ने के लिए व्यापार की दृष्टि से जो रास्ता चुना गया था एंशियंट टाइम में, उसे सिल्क रोड कहा जाता है। इसके अलावा कुछ कहानियां ऐसी भी है कि ग्रीस के लोग चाइना के लोगों को सिरिस के नाम से जानते थे, जिसका मतलब होता है सिल्क। ये भी कहा जा सकता है कि चाइना का जो सिल्क था वो बहुत फेमस था यूरोप में। इसके अलावा इस सिल्क रोड से ना ही सिर्फ सिल्क बल्कि बहुत सारे मसाले और जवाहरात, जेम्स वगैरह भी व्यापार की दृष्टि से इस रास्ते से यूरोप भेजे जाते थे। सो ये ट्रैक कहलाता है द सिल्क रोड। इस पूरे कहानी में जो राइटर है उन्होंने अपनी तिब्बत की और खास तौर पर कैलाश मानसरोवर यात्रा का वर्णन किया है, जो कि वो एक तीर्थ यात्री के रूप में पूरी करते हैं। और शुरुआत में उसको कहते हैं वो वहाँ पे तिब्बती भाषा में इस कैलाश पर्वत की परिक्रमा को कोरा कहा जाता है, और ये राइटर जो है वो कोरा ही पूरा करने आए हैं। तो मैं आपको थोड़ा कुछ हिस्सा बहुत तेजी से बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हमें समय में पूरा करना है। फिर भी कोई चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि आप जब भी मौका पड़े तो आप इसे रिवाइंड करके या पॉज करके ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले तो राइटर जहाँ रुके हुए हैं वहाँ उनके साथ एक सहयोगी बन गए हैं, डैनियल, और वो जो कि अंग्रेजी भाषा में तिब्बत के लोगों के साथ उनकी बातचीत कराते, क्योंकि तिब्बत के लोग ना तो हिंदी जानते थे ना अंग्रेजी। तो वहाँ पर एक लामू के जहाँ पे पेइंग गेस्ट थे या जहाँ गेस्ट हाउस में रह रहे थे, जब वो बताते हैं उसे कि वो कोरा करने वाले हैं, तो वो उन्हें जो लोकल पहनने वाला कोट होता है जो कि शीप की स्किन से बना होता है वो देती है। और वो ड्रोकबा कहते हैं कि आप भी बिल्कुल वहाँ के लोकल जो जनजाति है ड्रोकबा उसके जैसे दिखने लगे हैं। ये है वो रास्ता कोरा जिसे कहा जा रहा है, माउंट कैलाश की परिक्रमा। और ये परिक्रमा करने के लिए ही जो अभी हमारे राइटर हैं वो आए हैं, और ये है वो दार्चन जगह जहाँ से वो यात्रा शुरू होगी। अभी ये दार्चन तक पहुँचने के रास्ते पे बहुत सारे किस्से हैं, और इस तरीके से बहुत सारी मोनास्ट्री लेकर ये पहला हॉल्ट बीरापुक पे, फिर उसके बाद आगे जाते हुए ये पूरा इस तरह से ये पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा पूरी की जाती है 3 अलग अलग स्टेजेस में। तो चलिए पता करते हैं कि राइटर ने फिर आगे कैसे इस यात्रा को पूरा किया। तो भाई उन्होंने एक उनके ड्राइवर थे सितान, जिसकी कार में बैठ के वो वहाँ से निकले जहाँ पर वो रुके हुए थे। जगह का नाम था रावू। और रावू से जब वो निकले तो उन्होंने ड्राइवर से कंफर्म किया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो उन्होंने कहा नहीं। और जब वो निकले तो रावू से पहले वो प्लेन्स की तरफ गए, मैदान की, और मैदानों में थोड़ी बहुत घास लगी थी, और एक गजील करके जानवर का नाम लिखा है, जो कि हिरन की प्रजाति का होता है, जो पहाड़ी हिरन कह सकते हो। वो उन्हें जगह पर कभी कभी दिखाई दिए। कहीं कहीं पर उन्हें जंगली गधे भी दिखाई दिए, जिन्हें क्यांग कहा जाता है। और फिर उन्होंने आगे देखा कि जो ये क्यांग है वो तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं और धूल का गुबार उड़ाते हुए चले आ रहे हैं। और ऐसा मैनूवर्स का मतलब होता है कि वो ऐसे एक्सपर्ट हैं कि वो आंख बंद करके भी रास्ते में से निकल जाते हैं। उन्हें पता है कहाँ मुड़ना है, कहाँ कैसे जाना है, बिकॉज वो गाड़ी जैसे बोलते हैं ना खच्चर या गाड़ी खींचने का काम भी कर रहे थे।
तो वो सब आसानी से ले जाते थे, उन्हें पता था कि किस तरीके से यहाँ से निकला जाएगा। तो दीज आर ऑल, ये जो एरिया है वो बहुत ही पथरीला है और अक्सर वहाँ पर भेड़ों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, और जब वहाँ से कार बाजू में से निकलती है तो वो उछलते कूदते डर के दूर हट जाते हैं। बट उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस तरह के तिब्बतन टेंट होते हैं जो जगह जगह पर लगे रहते हैं जहाँ पर विजिटर्स रुकते हैं, और इन तिब्बतन टेंट की रक्षा करने के लिए जो होते हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग डॉग्स होते हैं जिन्हें तिब्बतन मैस्टिफ कहा जाता है। अब आप देखिए, या किसी शेर से कम लगते हैं ये, तो ये बहुत ही डरावने होते हैं, और ये तिब्बतन मैस्टिफ भी उन्हें दिखते हैं और वो याद करते हैं कि ज़रूर यही इनका साइज, इनका इतनी तेजी से गुर्राना और भौंकना ही कारण रहा होगा कि चाइनीज रॉयल आर्मी में भी इनको जगह दी गई है। और ये बिल्कुल ये जो डॉग्स होते हैं मैस्टिफ, ये इनकी कार को देख के उनके पीछे तब तक दौड़ते हैं जब तक वो जिस एरिया की रक्षा कर रहे हैं ना वहां से ये लोग निकल नहीं जाते। सो इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। तो ये अब वहां से निकलने के पश्चात अब जब जो ऊंचाई की तरफ चढ़ने लगते हैं, जब ऊंचाई की तरफ चढ़ने लगते हैं तो जो टर्न्स होते हैं ना वो बहुत नैरो होने लगते हैं, और अब उनको चढ़ाई पे चढ़ने में सितान जो है एक्सपर्ट है उस रास्ते पे चलने के लिए, तो उनको एक जगह पे बर्फ की नदी भी दिखाई देती है, और रास्ते में कई जगह पर बर्फ गिरी हुई मिलती है जो कि ज्यादा गहरी नहीं होती। मतलब ये कहना चाहिए पर बर्फ पर गाड़ी चलाई नहीं जा सकती, उससे पलटने का या फिसलने का डर रहता है। और जिस तरफ एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ चट्टान है, उससे भी बर्फ ऐसे ढकी हुई है चट्टान ने, तो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना एक तरीके से शेड या केव जैसी, गुफा जैसी बना रखी है। और जो नदी है उसके किनारे किनारे पूरे बर्फ से चिपके हैं, तो वहां भी बहुत स्लिपरी बना हुआ है। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट ट्रैक नजर आता है। ज्यादा नहीं रहता, 15 मीटर का होता है, पर देर इज नो अदर वे कि उसके आजू बाजू से कहीं से निकल जाओ। तो जो सितान है ना वो एक आइडिया निकालता है, वो आसपास पड़ी हुई मिट्टी और पत्थर और कंकड़ उस पर डालता है चिकनी बर्फ पे। तो ये दोनों भी, जो डैनियल और निक जो सवार हमारा राइटर है, वो भी उसकी मदद करते हैं, और इस तरीके से वो उस बर्फ वाले एरिया को क्रॉस कर जाते हैं। इसके अलावा आगे फिर बढ़ते हैं, फिर उनको एक बार फिर से उनको वैसी ही बर्फ दिखाई देती है थोड़ी सी दूर तक, पर इस बार जो ड्राइवर है सितान, वो एक बार चेक करके आता है बाहर से और उसको साइड का रास्ता दिख जाता है, तो वो उबड़ खाबड़ पत्थर वाले हिचकोले लेते हुए साइड से कहीं से गाड़ी निकाल के ले जाता है। बट दीज आर द वे कि वो लोकल लाइट है, उसे वहाँ उस क्षेत्र में गाड़ी चलाना अच्छे से आता है, तो वो कितनी आसानी से इतनी कठिन रास्तों पर भी गाड़ी निकाल लेता है। अब जैसे तैसे वो आगे बढ़ते हैं, और अब चूंकि हाइट धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, तो जब राइटर बार बार अपनी घड़ी में हाइट लेवल चेक करते हैं, तो कभी वो 5400, 5515 मीटर की ऊंचाई पर सी लेवल से इतने ऊंचे पर, तो उनके सिर में दर्द होने लगता है, और वो किसी तरीके से पानी पीकर अपने सिर दर्द से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें रास्ते में ना एक ये जैसे बोलते हैं ना एक पूजनीय स्थल जैसे, ये चट्टानों को मिलाकर टावर जैसे बनाया, उसके ऊपर रंग बिरंगे फ्लैग्स और सिल्क डालकर फेस्टून मतलब सजाए रहते हैं, सजा दिया जाता है। तो इसकी परिक्रमा करते हैं क्योंकि वो एक तरीके का कस्टम होता है। ड्राइवर अपने पेट्रोल के टैंक में से प्रेशर रिलीज करता है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे बाहर की तरफ प्रेशर कम होने के कारण पेट्रोल टैंक के अंदर भी एक्सपेंशन पेट्रोल का गैस जैसे बनने लगती है, तो उसको वो रिलीज करके बचाते हैं कि, और ये सब देख के जो राइटर हैं वो थोड़े से डर भी जाते हैं। अब ये है कि जैसे वो थोड़े ढलान की तरफ जाने लगते हैं, अब काफी ऊपर चढ़ गए, ढलान की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अब वो वैली या पहाड़ के दूसरी तरफ उतर रहे हैं, तो उनका हेडेक्स ठीक होने लगता है। फिर लंच करते हैं, तो वहां से लंच करने के बाद जब निकलते हैं तो वो देखते हैं कि इस जगह पर नमक की लेक है, और वो याद करते हैं कि इस इतिहास बताता है कि यहाँ कभी समुद्र हुआ करता था। सोचिए इतने ऊंचे, तो वो पुराना बहुत प्राचीन काल में, जब कहते हैं ना कि सभी जितने भी कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते गए, तो उस दौरान पे यहाँ का समुद्र भी गायब हो गया और लैंड मास यानी जमीन ने वो जगह ले ली। तो हायर ऑल्टीट्यूड इसीलिए कहा जाता है इसको कि सबसे ऊंचा पठार है।
फिर उसके बाद में वहाँ देखते हैं कि नमक की झील है, वहाँ नमक, इसीलिए वहाँ पे नमक की झील और नमक का उत्पादन हो रहा है। तो काफी लोग वहाँ नमक निकाल रहे हैं अपने फावड़े की मदद से। उन्होंने सबने गॉगल्स पहने हुए, सन ग्लासेस, इसलिए कि वो सफेद नमक इतनी चमचमाती धूप में एकदम रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि आंखें बिल्कुल कुछ और देख ही नहीं पाती। तो चलिए यहाँ से एक जगह पर जाके जब उनकी गाड़ी रुकती है जिसका नाम है होर, और ये वो जगह है जहाँ से लासा और कश्मीर जाने के दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं। वहां तक डैनियल को जाना होता है, तो डैनियल यहाँ इनसे विदा ले लेते हैं। अब जो सितान है वो भी एक टायर रिपेयरिंग शॉप पे जाते हैं, क्योंकि पहले ही इनकी गाड़ी में 2 बार पंचर हो चुके। तो यहाँ पे थोड़ा सा मजाकिया भाव भी राइटर शो करते हैं कि जो अब टायर लगा हुआ है गाड़ी में वो मेरे बिल्कुल सिर की तरह चिकना है, तो मतलब विच इज रिस्की टू ड्राइव। पर इन जितनी देर जो सितान ड्राइवर हैं जो गाड़ी सुधरवाते हैं या टायर सुधरवाते हैं, क्योंकि उनके दोनों ही टायर रिपेयर होने जा रहे हैं, तो उनके पास स्पेयर में स्टेपनी बिल्कुल नहीं बची होती। तो जितनी देर के लिए राइटर जो है वो वहाँ पे घूमते हैं या देखते हैं, एक जगह पे कॉफी पीते हैं, और वहाँ उनको लगता है कि ये मानसरोवर जैसी इतनी रिस्पेक्टेबल, इतनी पूजनीय झील है, जो कि भारत की 4 बड़ी नदियों सतलज, गंगा, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का सोर्स है ना। उसके बावजूद भी यहाँ पे इतना इतना गरीबी, इतना असुविधा, ऐसा ऐसा वातावरण क्यों है? तो पर उनको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो जिस होटल में भी जाते हैं वहां पे भी कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं दिखती, टूटा फूटा सा होता है। और वो एक खिड़की के पास मानसरोवर झील को देखते हुए चाय पीते हैं। तो वो जब पी रहे होते हैं चाय, तो उन्हें ना याद आता है कि पहले भी उन्होंने लोगों से एक्सपीरियंस सुने हुए हैं कि एक जापानीज ट्रैवलर जब यहाँ पर आए थे, तो वो ये झील की सुंदरता देख उनकी आंखों से आंसू निकल गए थे। ऐसे ही वो स्वीडन के एक यात्री के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ का जो पवित्रता है, इस नदी का पानी और यहाँ की जो पवित्रता है, चूंकि वो स्वीडन के जो नागरिक थे वो ज्यादा भावुक नहीं थे, बावजूद उसके भी उनकी भी भावनाएं, जैसे बोलते हैं ना, उबाल पर आई, और वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। पर ऐसा कुछ भी राइटर को महसूस नहीं हो रहा था। पर थोड़ी ही देर में सितान वापस आ गया और वो दोनों फिर आगे बढ़ चले। तो अब वो लोग दार्चन पहुंच गए। अब जहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं कि इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन फॉर दार्च। अंधेरा हो गया था, रात 10:30 हो गए थे। दार्चन के गेस्ट हाउस में जाके रुके। नाउ दिट वॉज गोइंग टू बी अनदर ट्रबल नाइट। फिर से उनको लग रहा था कि ये कठिनाई वाली रात है। क्योंकि अब आसपास जब वो भोर से निकले थे तो वहां पे खुली हवा में ठंड बढ़ती जा रही थी, तो उससे क्या हुआ था कि इनकी सर्दी, जो इन्हें जुकाम हुई पड़ा था, वो भी बढ़ गया था। और जो हर्बल टी ये पीते चले आ रहे थे उससे उनको आराम नहीं मिल रहा था। क्या था कि वन ऑफ द नोस्ट्रिल वॉज ब्लॉक्ड अगेन एंड आई ले डाउन टू स्लीप। जब भी वो लेटते थे तो उन्हें एहसास होता था कि उनकी एक तरफ की नाक बंद हो गई है। एंड आई वाजंट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिशिएंट ऑक्सीजन। उनको लग नहीं रहा था कि जो दूसरी वाली है उससे उनको इतनी ऑक्सीजन मिलेगी कि वो अच्छे से सो सके। वो कह रहे हैं कि अभी तो हम 4707 मीटर की ऊंचाई पे हैं, जो कि जिससे कि कहीं ज्यादा हाइट पर हैं। अभी हम राबू में जब रह रहे थे तब भी उन्हें इतनी सर्दी और सांस लेने में तकलीफ, गैस्पिंग यानी भारी सांस लेना, या जैसे बोलते हैं हाफना, ऐसा करना पड़ रहा था। और रात में नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंस, रात्रिकालीन परेशानियां उनकी बनी हुई थी, खासकर सर्दी जुकाम से संबंधित। तो वो कहते हैं पहले ही मैं इतना भूखा और परेशान था और उस पर ये मुंह से सांस लेना पड़ रहा है। और जैसे ही वो सोने की कोशिश, ड्रिफ्ट ऑफ यानी झपकी लगने लगती, तो अचानक नाक बंद होने के कारण जैसे चौंक कर उठ जाते हैं। और वो बेचारे इतना अजीब सा, उनकी छाती में हैवीनेस लगती है कि वो कोशिश करते हैं अपनी नाक साफ करने के लिए, सब करके फिर भी उनको आराम नहीं मिलता। तो वो किसी तरह से बैठे बैठे पूरी रात गुजारते हैं और वो सो बिल्कुल भी नहीं पाते हैं। तो ये सब कुछ देख के सितान उनको अगले दिन कोशिश करता है कि हॉस्पिटल लेके जाए। तो वो मेडिकल कॉलेज लेकर जाता है, और मेडिकल कॉलेज जो है वो ऐसे ऐसे दिखता है, बिल्कुल एक मोनेस्ट्री की तरह दिख रहा है। जैसा लग रहा है जैसे कोई मंदिर है, या खासकर जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उनके रहने की जगह जहाँ वो प्रे करते हैं।
तो वहाँ जाता है, वहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो कंसल्टिंग रूम में बैठा होता है, पर वो देखने में बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं रहता, ना उसने वाइट कोट पहना होता है, ना उसने स्टेथोस्कोप डाला होता है, कुछ भी ऐसा देख के लग नहीं रहा था। वो भी वैसे ही जैसे आम तिब्बत के लोग मोटा सा फर वाला कोट और जो ऊनी एक कैप पहने रहते हैं वैसे ही रहता है। तो वो सब देख के वो थोड़ा सा जो राइटर है थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, पर फिर वो उनको बताते हैं डॉक्टर को कि मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, और उसका कारण कैसा है कि जब मैं लेटता हूँ तो मतलब मुझे सांस लेने में परेशानी होती है। तो जो डॉक्टर है उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे और उनकी नर्व्स देखी, वेन्स इन माय रिस्ट एज ही सेड। तो और उसने डायग्नोस किया कि इट इज़ कोल्ड, आपको सर्दी हुई है। और सितान को उन्होंने बताया कि अ कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ ऑल्टीट्यूड, मतलब मिला जुला असर है, एक सर्दी भी हुई है और दूसरा ये इतनी ऊंचाई पर है उसके कारण भी ये असर हो रहा है। वो कह रहे हैं उसकी मैं आपको आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं इसके लिए कुछ दवाई दूंगा। तो आई आस्क्ड हिम इफ ही थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा। उन्होंने पूछा कि डॉक्टर से कि भाई क्या आपको लगता है मैं इतना ठीक हो जाऊंगा कि मैं अपना ये जो तीर्थ यात्रा है या कोरा जो कंप्लीट करने आया हूँ परिक्रमा वो पूरी कर पाऊंगा? तो उनका जवाब था वो यस यू विल बी फाइन, आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। सो आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग द ब्राउन एनवेलप स्टफ्ड विद 15 स्क्रूज ऑफ पेपर। तो जब लेखक बाहर आए मेडिकल कॉलेज से तो उनके हाथ में एक ब्राउन पेपर था और उसमें 15 पुड़िया थी जिसमें दवाई दी गई थी। ऑफ कोर्स ये तिब्बतन लोकल दवाई होगी। सो वो 5 दिन का कोर्स था पूरा, 5 days कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन विच आई स्टार्टेड राइट अवे। उन्होंने तुरंत सबसे पहले, मतलब अगर अपन अनुमान लगाएं 5 दिन की दवाई 3 बार एक दिन में, तभी तो 15 पुड़ियाँ होंगी। तो मतलब नाश्ते के समय, दोपहर के खाने के बाद और रात में सोने से पहले, ऐसा अपन अनुमान लगाते हैं। तो सबसे पहले की सुबह की तो उन्होंने तुरंत ले ली। जैसे ही उन्होंने वो पुड़िया खोली, आई ओपन एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, फाउंड इट कंटेन्ड अ ब्राउन पाउडर एंड आई हैड टू टेक इट विथ हॉट वाटर। तो कहते हैं जैसे ही मैंने वो पुड़िया खोली जो नाश्ते के बाद खानी थी, उसमें ब्राउन पाउडर था और उसे मुझे गर्म पानी से लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन, सिनेमन यानी दालचीनी की तरह उसका स्वाद लग रहा था। इट द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेजेस वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफाइबल। वो कहते हैं कि जो दोपहर के खाने के बाद और रात में सोने से पहले जो दवाई की पुड़िया खोली गई उसको तो मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाया कि क्या था। क्यों? बोथ कंटेन स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पेलेट्स, दोनों में ही छोटी छोटी गोलियां थी ब्राउन कलर की। एंड दे लुक सस्पिशियसली लाइक शीप डंग बट ऑफ कोर्स आई टुक देम। वो कह रहे हैं देखने पे तो शक हो रहा था कि जैसे ये भेड़ का गोबर है, पर फिर भी मैंने दवाई समझ के खा लिया। बट दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स, एक पूरे दिन की दवाइयों के डोज लेने के बाद, राइटर सेज आई स्लेप्ट वेरी साउंडली। उस दिन राइटर को बहुत अच्छी नींद आई। लाइक अ लॉग नॉट अ डेड मैन, बिल्कुल ऐसी जो बिल्कुल जिसको लाइक अ लॉग मतलब होता है अच्छी नींद सोना, एक फ्रेज है। सो वंस ही सॉ दैट आई वाज गोइंग टू लिव, सितान लेफ्ट मी। अब जब देखा कि इनकी तबीयत ठीक हो रही है और अब ये पूरा पूरा कर सकेंगे, तो सितान जो ड्राइवर है वहां तक ही उनको छोड़ने आया था, वहां से वो लौट गया। उसमें भी थोड़ा सा मजाकिया है कि इसमें लिखा है कि अगर राइटर कहते हैं अगर वो भी इसीलिए रुका हुआ था कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा, अगर राइटर को कुछ हो जाएगा तो सितान के बिजनेस पे असर पड़ेगा। तो ही स्टेड बैक, और जब उसको श्योर हो गया कि नहीं अब सब ठीक है तो ही लेफ्ट। ना दार्चन जो है इट डिड नॉट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ नाइट स्लीप। अब रात में सोने के बाद दार्चन जगह अच्छी लग रही थी राइटर को। इट वॉज स्टिल डस्टी, पार्शली derelict and punctuated by heaps of rubbles and refuse, but the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of Himalayas commanded by a huge snow-capped mountain, Gurla Mandata, with just a wisp of cloud suspended over its summit. तो अब दर्शन बड़ा अच्छा लग रहा है जगह, और भले ही वहाँ पे धूल है और पत्थर हैं और कचरों के ढेर लगे हुए हैं, पर उसके बाद भी जो धूप निकल रही है सुबह की एकदम आउटशाइन कर रहा है, बहुत अच्छा चमक रहा है। तो वहां पे वो एक पहाड़ जो है वहां गुरला मंदाता वो दिखाई देता। तो मैंने आपके लिए इंटरनेट से गुरला मंदाता की तस्वीर निकाली है। इसमें भी कुछ बादल है और फिर बर्फ से ढकी हुई चोटियां दिखाई दे रही हैं। तो ये दृश्य देख के तो खैर किसी की भी तबीयत ठीक हो जाएगी।
So the town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soaps and other basic. कह रहे हैं वहाँ पर कुछ स्टोर्स भी हैं जहाँ पे चाइनीज सामान भी मिल रहा है, चाइनीज स्टोर, बिकॉज तिब्बत जो है वो चाइना के बॉर्डर में होता है और हिंदुस्तान से जितने लोगों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाना होता है उन्हें वीज़ा लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है चाइना में एंटर होने की. सो दैट इज़ ट्रू. सो वो कह रहे हैं कि एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स, और चूंकि वहाँ पे ना ही सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी बान और ऐसे कुछ धर्मों के लिए ये महत्वपूर्ण स्थल है, तो वहाँ पे इस तरह की ये जो प्रेयर वाले फ्लैग्स हैं जिन पे प्रेयर लिखी होती है ये भी मिलते हैं उन चाइनीज स्टोर पे. इसकी एक लड़ी मिलती है, स्ट्रिंग्स मतलब ऐसे. तो इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून ऑफ गेम ऑफ पूल. अब क्या है कि जहाँ ये रुके हुए थे गेस्ट हाउस में, वहाँ पर सामने मैदान में कुछ लोग इकट्ठा होकर पूल खेल रहे थे. पूल मतलब जो स्नूकर टेबल बॉल वाला गेम होता है ना, टेबल पर खेला जाता है, वो खेल रहे थे. पर वो टेबल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. दैट इज़, ऐसा लग रहा था कि उसकी देखभाल कोई नहीं करता, बाहर हवा में बेचारा पड़ा रहता है जैसे जैसे बस उसका उपयोग किया जा रहा है. और इसके अलावा नियर बाय विमेन वॉश देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ अ नैरो ब्रुक दैट बैबल डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस. तो उनके गेस्ट हाउस के बाजू से जो छोटी सी स्ट्रीम जा रही थी, नदी, वहाँ के आइसी बर्फीले पानी में महिलाएं सिर धो रही थी. तो भाई दाचन अब थोड़ा उनको रिलैक्स लग रहा था, और पर हैरानी उनको सबसे ज़्यादा जो जिसमें तो निराशा हुई, ड्रॉबैक हुआ, वो ये हुआ कि कोई भी तीर्थ यात्री नहीं आए थे, पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्री. तो क्योंकि आई हैव बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ पिलग्रिमेज सीजन द टाउन वाज बस्लिंग विद विजिटर्स. उन्होंने कहा कि मुझे तो लोगों ने बताया था कि इस समय तो यहाँ पे भैया पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ होगी. मैनी ब्रॉड देयर ओन अकोमोडेशन. बोले यहाँ तो लोग जब आते हैं तो अपना रहने का इंतजाम, टेंट वेंट खुद लेकर आते हैं. क्यों? क्योंकि उनको रहने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलेगी. और आई हैड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सीजन बट इट सीम्ड आई वाज टू अर्ली. वो कहते मैंने तो अपनी योजना ही ऐसी बनाई थी कि मैं सीजन शुरू होने के समय ही पहुंच जाऊंगा, पर राइटर रियलाइज करते हैं कि शायद मैं कुछ ज़्यादा जल्दी आ गया. सो वन आफ्टरनून I sat pondering my options over a glass of tea in Darchan's only cafe. तो भाई एक दिन दोपहर के समय वो कैफे में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि क्या जरिया हो सकता है कि मैं अपना कोरा पूरा कर सकूं, चूंकि वो अकेले नहीं करना चाहते हैं और ऑप्शन इनके पास बहुत कम है. और अभी तक क्लियरली आई हैडंट मेड मच प्रोग्रेस विद माय सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग. और सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने की जो उनकी योजना है उससे कोई रिजल्ट उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था. So, भाई वो in my defense it hadn't been easy with all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could only wait. तो अब चूंकि अभी भी उनको सोने में थोड़ी कठिनाई तो हो रही थी, तो वो चाह रहे थे कि चलो थोड़े दिन रेस्ट ही कर लेते हैं, पर फिर भी इंतज़ार करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था. क्योंकि ये जानते थे द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन. ये जो तीर्थ यात्रा का रास्ता था ये अच्छे से जाना परखा था. बट आई डिड नॉट फैंसी डूइंग इट अलोन. पर राइटर उसे अकेले नहीं करना चाहते थे. द कोरा वॉज सीजनल. कोरा बस एक पर्टिकुलर सीजन में कुछ समय के लिए ही होती है. बिकॉज द पार्ट्स ऑफ रूट वर लायबल टू ब्लॉक बाय स्नो. क्योंकि उस रास्ते में कई जगह पे स्नो बैरियर हो सकते हैं, मतलब बर्फ के कारण रुकावटें, अड़चने हो सकती हैं. एंड राइटर सेज आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड. राइटर कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि अभी जो रास्ते की अड़चनों वाली बर्फ है वो हट गई है कि अभी भी है. So I wasn't encouraged by the chunks of dirty ice that still clung to the banks of Darchen Brook. और बोले उनको जो उनके गेस्ट हाउस के बाजू में से नदी जा रही है ना, उसके किनारों पर जो बर्फ लगी हुई है जिसमें मिट्टी है, वो देखकर और निराशा ही हो रही है. मतलब उनको ऐसे कुछ आइडिया या जोश नहीं आ रहा. So since Sitan had left, I hadn't come across anyone in Darchen with enough English to answer even this most basic question. वो कह रहे हैं कि जब से सितान गया है इस शहर में, दार्चन में, छोटी सी जगह जो है, वहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं मिला जो अंग्रेजी में उनसे बात कर सके. तो फिर इन्हें मिले नोरबू, एक जो है वो कैफ़े जहाँ पर वो बैठे थे वहाँ पर ही नोरबू से उनकी मुलाकात हुई. और जो कैफ़े था वहाँ पर उसकी कैफ़े के सीलिंग में ना नीले, सफ़ेद और लाल रंग की प्लास्टिक, जो कि कैरी बैग के रूप में चाइना में और एशिया के कई शहरों में और इवन यूरोप में भी यूज़ होती है, वो उसकी लाइनिंग लगी हुई थी.
तो यहाँ पे राइटर एक चीज़ और बोलते हैं कि एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ द चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स अलोंग द सिल्क रोड टुडे। तो वर्तमान में भले सिल्क ना जाता हो सिल्क रोड से, पर चाइना से पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट होता है वो प्लास्टिक ज़रूर होता है। ये यहाँ पे राइटर ने हाईलाइट किया है। सो द कैफ़े हैड अ सिंगल विंडो, और वहाँ पे वो बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ अपनी जैसे नोट बनाने के लिए कॉपी रखी होगी, और एक नॉवल भी लेकर आए थे ताकि दैट नॉवल कैन हेल्प पास द टाइम, उनका समय बिताने में मदद करे। तो नोरबू ने उनकी किताब देखी तो वो उनके पास आके बैठ गए, और वो उनका जो रिकटी टेबल, मतलब ऐसे हिलिंग डुलिंग टाइप का जो टेबल था, उसके दूसरी तरफ आके बैठे और उनसे पूछने लगे, यू इंग्लिश? तो वो बोले यस आई एम इंग्लिश, एंड देन वहाँ से बातचीत शुरू हो गई। और उनको समझ ही नहीं आया क्योंकि जो नोरबू थे ही वॉज वेयरिंग अ विंड शीटर एंड ऑल्सो मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल्स ऑफ वेस्टर्न स्टाइल। बड़ा स्टाइलिश था, उन्होंने चश्मा पहन रखा था और बढ़िया जैकेट पहन रखी थी, तो देख के लग ही नहीं रहा था कि वो, बट ही वॉज अ तिब्बतन, वो भी तिब्बत के ही थे। बट अभी वो कहाँ काम कर रहे थे? बीजिंग में काम कर रहे थे, दैट इज अ चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज। तो बीजिंग चाइना का एक शहर है जहाँ पर एक अकेडमी है सोशल साइंसेज की, उसमें जो इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर में है, वहाँ पर वो काम कर रहे थे। तो ऐसा लगा कि वो यहाँ जो आए हैं वो कोई एथनिक, मतलब जैसे कहना चाहिए कि नॉट एग्जैक्टली धर्म, पर जो वैल्यू ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे कोई रिसर्च करने आए होंगे। तो ही सेड यस एंड नो, और आगे जो सेंटेंस आया उससे दोनों के, जिसको बोलते हैं ना, एक दूसरे का साथ मिल गया, क्योंकि उन्होंने भी, नोरबू ने बताया कि वो भी यहाँ पर क्या करने आए हैं, आई हैव कम टू डू द कोरा, यहाँ पे वो भी कोरा करने आए हैं। बस दोनों खुश हो गए, क्योंकि अब एक दूसरे को जैसे ही पता चला तो नोरबू ने एकदम खुश होकर एक्साइटमेंट में बोला कि नाउ वी आर तो टीम, वी कुड बी, क्योंकि अब दार्चन से यहाँ से पैदल ही यात्रा करनी है, तो राइटर को भी जाना था। तो टू अकेडमिक्स, उन्होंने कहा, हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम लाइब्रेरी, बोले हम दोनों ही पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग जो कि लाइब्रेरी से बाहर निकल के अपना प्रैक्टिकल नॉलेज करने आए हैं। सो दोनों नोरबू को मिलकर, दो राइटर को बहुत खुशी हुई, पर उनको फिर एक एहसास हुआ कि भाई नोरबू के पास भी कोई ऐसे इल इक्विप्ड है, इल इक्विप्ड मतलब कोई संसाधन नहीं है यात्रा के, और ना ही कोई नॉलेज है, क्योंकि ये भी पहली बार जा रहे हैं। और फिर नोरबू बार बार बता रहा है कि भाई मेरा वजन बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत ऊंचा जाना है, ऑल्टीट्यूड, उसके बाद बहुत थक जाते हैं, भाई थकान देने वाली टायरसम वॉक है। ये सारी चीज़ें बोल के जो चीज़ समझ में आ रही थी कि अगर दो चीज़ें इनमें हैं, वो है जोश नोरबू में, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो तिब्बत के लोकलाइट है, इसका मतलब है वो यहाँ के वातावरण से परिचित है। तब भी दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठ के प्लानिंग करी, दैट नोरबू एकदम बिल्कुल आइडियल कंपेनियन निकलेंगे, भले ही वो इतने ज़्यादा धार्मिक या डिवोटेड नहीं है, पर फिर भी सबसे पहला सजेशन जो नोरबू ने दिया वो ये कहा कि हम याक ले लेंगे जो हमारा सामान लेके जाएगी, और इसके बाद ये भी, तो वो हंसते हुए बोले राइटरों से कि कहीं तुम दंडवत, प्रोक्रास्टिनेट यानी प्रोस्ट्रेटिंग यानी दंडवत प्रणाम करते हुए तो नहीं परिक्रमा करोगे? तो ही सेड कि नहीं भाई, संभव ही नहीं है, आप मेरा वजन देख लीजिए और आप मुझे देख लीजिए। एंड दैट वाज ट्रू, और दोनों हंसने लगे, और राइटर आखिरी में मजाकिया तौर पे कहते हैं कि वाकई में उसका पेट काफी बड़ा था, मतलब वो अच्छा खासा तगड़ा इंसान था। सो दैट्स हाउ हियर इट एंडेड, एंड आई बिलीव कि आपके नए नए कुछ शब्द आपने अपनी वोकैबुलरी में जोड़े होंगे, और अब आप इस कहानी के बाद कुछ सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी तैयार हो सकेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग।